चलो जी स्टार्ट करते हैं। जो भी पेपर हमारा है, यहाँ पर देखेंगे पेपर 6 लॉ टेस्ट ऑनलाइन मॉक टेस्ट 6 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले के जो भी पेपर है वो सभी अपलोड कर दिए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हो। टेस्ट 1 में अगेन रिकॉर्ड करके अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पर कुछ दो तीन एमसीक्यू में मिस्टेक हो चुकी है। तो मैं अगेन उसको अपलोड करूँगा। बाकी सब टेस्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए, तो आप एक बार देख सकते हो। चलो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आज के टेस्ट का। क्वेश्चन नंबर 1A, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, द टर्म्स सब एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी इज डिफाइंड एज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द। यहाँ पर देखेंगे द टर्म सब एजेंट। अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का स्ट्रक्चर कैसा है सुनो। देखो, पहला तो आपका प्रिंसिपल होगा, दूसरा आपका एजेंट होगा। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन हो गया। अब अगर मैं एज अ एजेंट कोई थर्ड पर्सन को मेरे बिहाफ पर अपॉइंट करना चाहता हूं, तो उसको क्या बोलेंगे, सब एजेंट। तो सब एजेंट हो गया। अब यहां पर हमें जो भी पर्सन है उसको प्रिंसिपल कहा जाता है क्या, नहीं। उसको ओरिजिनल एजेंट लॉयर कहा जाता है क्या, नहीं। थर्ड पर्सन भी नहीं कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के टर्म में उसको ओरिजिनल एजेंट कहा जाता है। जो भी मैं हूं, मेरे बिहाफ पर वर्क करने वाला सब एजेंट है। तो मैं जो भी मेरे बिहाफ पर एजेंट को अपॉइंट कर रहा हूं वो तो सब हो गया, मगर मुझे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में ओरिजिनल एजेंट। ओके, चलो नेक्स्ट सेव करते हैं और आगे चलते हैं। देन अगेन, फर्स्ट इंडोर्समेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेड बाय द। जो भी फर्स्ट इंडोर्समेंट होती है, अगर हम बात करें इंडोर्समेंट का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें। ये पेपर है, ये पेपर मेरे फ्रेंड है रमन, उसको मैं पेपर दे रहा हूँ। जो भी चेक है उसको चेक दे रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में उसने ले लिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ये इंडोर्समेंट नहीं है। मैंने ये चेक रमन को दे दिया, रमन ने वो चेक सुमित को दे दिया। तो रमन और सुमित के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको इंडोर्समेंट कहते हैं। ओके, तो इस सिचुएशन में फर्स्ट इंडोर्समेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेड बाय बैंकर। बैंकर का कोई रोल ही नहीं, बैंकर का काम है पेई का। जो भी आपने ड्रॉ किया है, बैंकर ड्रॉ है, पेमेंट को ड्रॉवर है बैंकर, यानी कि मैं ड्रॉवर हूं, बैंक क्या करेगा, ड्रॉ भी है। जो भी मैंने ऑर्डर दिए हैं उसके हिसाब से पेमेंट करेगा, और पे करेगा किसको, जो भी मैंने नाम लिखा है चेक पर उसको पे को पे करेगा। सो इस सिचुएशन में बैंकर का कोई रोल ही नहीं है। देन होल्डर इन ड्यू कोर्स यहां पर आता ही नहीं, एजेंट तो होता ही नहीं है। तो ये जो आपका आंसर रहेगा ओरिजिनल एजेंट रहेगा, क्योंकि मैंने जो दे दिया इंडोर्समेंट इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट इंडोर्समेंट, जो भी ओरिजिनल एजेंट यानी कि जो रमन कंसीडर किया जाएगा इस ट्रांजेक्शन में, उसको ओरिजिनल एजेंट कंसीडर किया जाएगा। ये आपने ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट, which of the following is not the mode of dissolution of a partnership under voluntary dissolution। कौन से यहाँ पर किस टाइप से डिसोल्यूशन नहीं किया जाता है पार्टनरशिप एक्ट का। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, डेफिनेटली ये डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट कंसीडर किया जाता है, ये एक टाइप्स है। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ ऑन द हैपनिंग्स ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंसी, अगर कोई कॉन्टिजेंसी होती है पार्टनरशिप में तो भी उसको डिसोल्यूशन किया जाता है। सर्टेन कॉन्टिजेंसी, पार्टनर का पट नहीं रहा है, पार्टनर बोल तू तेरा देख मैं मेरा देख, देखो डिसोल्यूशन करके देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। एक सर्टेन टाइम के बाद आपको कंपल्सरी डिसोल्यूशन होता है। अगर पार्टनर ने वगैरह ने डिफॉल्ट कर दिया तो उस सिचुएशन में डिसोल्यूशन करना होता है। यहाँ पर टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन में ये जो डिसोल्यूशन ऑन बिकमिंग पार्टनर बाय अनसोन माइंड, ये डिसोल्यूशन का टाइप्स नहीं होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। ओके गाइज, मैं ऑनलाइन ये डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ ड्यू टू सम नेटवर्क इशू, मैं ऑनलाइन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। कल भी मैं ट्राई किया था ऑनलाइन आकर ये डिस्कस करूँ टेस्ट, बट 3 to 4 आवर्स मेरा नेटवर्क इशू में ही चला गया। सो मैंने फाइनली डिसाइड कर दिया कि रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचा दिया जाएगा। वाइट वॉश और कलर वॉश शुड बी कैरिड आउट एटलीस्ट वंस इन रेट ऑफ, कितने मंथ में ये किया जाता है। अगर फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजन देखोगे तो ये व्हाइट वॉश वगैरह 14 मंथ्स में एक बार किया जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। ओके, चलो आगे। देन
The term of family as defined ESI Act 1948 does not include spouse, minor, adopted child. स्पाउस अपनी बीबी है उसको तो कवर करेंगे फैमिली में, अडॉप्टेड चाइल्ड है, माइनर है वो भी कवर होगा। उसके बाद डिपेंडेंट अनमैरिड डॉटर है, आप पर डिपेंड है, अनमैरिड है, वो भी आपकी यहाँ पर डेफिनेशन में कवर होगी। यहाँ पर जो डेफिनेशन में कवर नहीं होगी, इंडिपेंडेंट मैरिड सिस्टर कवर नहीं होगी, तो इसका आंसर डी रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स टू सेफ्टी मेजर, कौन सा अमाउंट सेफ्टी मेजर के लिए ये किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट, बोलो बोलो कौन सा अमाउंट सेफ्टी मेजर के लिए ये यूज किया जाता है? अगर आप फैक्ट्रीज एक्ट देखोगे 1948, तो उस सिचुएशन में विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट टू सेफ्टी मेजर, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन नहीं होता है, वेंटिलेशन भी नहीं होता है, उसके बाद फिनिशिंग ऑफ मशीनरी और फर्स्ट एड अप्लायंस। तो इस सिचुएशन में आपका आंसर क्या रहेगा? फिनिशिंग ऑफ मशीनरी। आप अगर मशीनरी का टाइम टू टाइम फिनिशिंग करेंगे, वहां पर जो भी वर्कर रहेंगे वो वर्क करते वक्त सेफ फील करेंगे, क्योंकि ब्रेक चेन होना, क्योंकि वहां पर कुछ अनसर्टनली मशीन खराब होना और वर्कर को उसमें प्रॉब्लम होना, तो इसके वजह से क्या होता है, बहुत से वर्कर को अगर आप देखोगे रियल लाइफ में तो बहुत से वर्कर को प्रॉब्लम होती है। तो ये फैक्ट्रीज एक्ट में आपको बोला जाता है कि फिनिशिंग ऑफ मशीनरी, मशीनरी को अच्छी तरह से आपने रखना चाहिए। तो आपका आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। चलो आगे, कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील, द शेयर सर्टिफिकेट शॉल बी साइन बाय। कंपनीज एक्ट 2015 में अमेंडमेंट हुआ था कि कंपनी को कॉमन सील की जरूरत नहीं है। इन केस कंपनी का 2 डायरेक्टर और कंपनी का एक कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स है उस पर साइन कर देता है, तो उसको कॉमन सील ट्रीट किया जाता है। तो इस सिचुएशन में आपको अगर यहाँ पर बात करें तो ये आंसर रहने वाला, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, 2 डायरेक्टर और 1 कंपनी सेक्रेटरी अगर उस डॉक्यूमेंट पर साइन करता है तो उस सिचुएशन में यहाँ पर क्या रहेगा? वो कॉमन सील माना जाएगा। अगर आपकी ओपीसी कंपनी के हिसाब से जाए तो ये आपका 1 डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी, ये आंसर सही रहेगा। ये सभी कंपनीज को एप्लीकेबल होगा। एटलीस्ट 1 डायरेक्टर ने उस पर साइन किया जाए, करना चाहिए, और कंपनी सेक्रेटरी ने साइन करना चाहिए। यहां पर आपका आंसर रहेगा बी। देखो, इन केस वोटिंग नोटिस शॉल बी सेंट एज अटैचमेंट इन, जो भी नोटिस की अटैचमेंट होगी वो वर्ड फाइल में, एक्सेल फाइल में या एक्सेस फाइल में। देखो, आप जब भी शेयर करोगे तो पीडीएफ फाइल में शेयर करो, क्योंकि वो इजी रहेगा एक्सेस लेने को। तो आपका आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर ए रहेगा, पीडीएफ फाइल। देन यहाँ पर अगेन क्वेश्चन आ रहा है, और डायरेक्टर में बी इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर अपॉन और नोटिस बाय। कितने नोटिस देनी पड़ेंगे? अगर आप प्रोविजन पढ़ोगे सेक्शन 151 के, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मींस नॉमिनल वैल्यू नॉट लेस देन 20,000, हुज होल्ड नॉमिनल वैल्यू नॉट लेस देन 20,000, उसको अपॉइंट किया जाता है 3 साल के लिए। सर उसको रीअपॉइंटमेंट किया जाता है क्या? यस, उसको रीअपॉइंट किया जाता है अगेन 3 साल के लिए। तो उसका टोटल टेन्योर होता है 6 साल। तो वो कब, कोई भी लिस्टेड कंपनी है तो उसमें ये नॉमिनल जो भी डायरेक्टर है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, इसके प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर आपको अपॉइंट करना है तो आपको कितने जनों को नोटिस देनी होगी? नॉट लेस देन 1000 स्मॉल शेयर होल्डर और 1/10 ऑफ टोटल शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर, ये डायरेक्टर को आपको नोटिस देनी होगी। दैट्स इट। ये आंसर आपका करेक्ट रहेगा। इसके आगे चलते हैं। मेटा एथिक्स डील विद द नेचर ऑफ, ये जो मेटा एथिक्स है ये डील किससे करता है? ये आपने ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ इथिक्स में अगर देखोगे, फर्स्ट टाइप्स ऑफ मेटा एथिक्स है तो वो मॉरल जजमेंट से डील करता है। आप एक बार उसको रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, सेलेक्ट, यहां पर क्वेश्चन 1 आ रहा है, पिक अप द स्टेटमेंट मोस्ट एप्रोप्रिएट टू ईच। प्रेजेंटमेंट यहां पर दिया है। प्रेजेंटमेंट का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा ध्यान से इश्यू ऑफ ग्लोबल डिपॉजिटरी नहीं होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होता है, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर नहीं होता है, गारंटी टू एक्सटेंड सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन और डिटर्मिनेशन एक्सेप्टेबल कंडक्ट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नहीं होता है। तो इसका आंसर जो रहने वाला है, इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है बता सकते हैं? प्रेजेंटमेंट मतलब डिटर्मिनेशन एक्सेप्टेबल कंडक्ट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये रहेगा
ये आपने ध्यान में रखना है थोड़ा सा। आई थिंक ये गारंटी भी नहीं सकता है, गारंटी टू एक्सटेंड सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, इसको रिव्यू करेंगे हम। ई और ए में मुझे लगता है ई और, हाँ चलिए रिव्यू करते हैं इसको हम, ऑप्शन देख के बाद मैं आपको बता दूंगा इसका रिव्यू करके, तब तक मैं सबमिट करता हूँ। चलो आगे देखते हैं। फॉर्म नंबर INC 23 जो यूज किया जाता है, बेसिकली INC 23 का मैंने डिस्कशन किया है कि आपको शिफ्ट ऑफ रजिस्टर ऑफिस वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन सिटी टू अनदर सिटी, वन लोकेलिटी टू अनदर लोकेलिटी, तो इस सिचुएशन में यहाँ पर INC 23 में एप्लीकेशन करना पड़ता है विद बोर्ड रेजोल्यूशन, एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी रेजोल्यूशन, बेसिक रेजोल्यूशन। कंडक्टिंग गारंटी जो होती है, कंडक्टिंग गारंटी यहाँ पर गारंटी विद एक्सटेंड टू सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, आपका जो फर्स्ट वाला आंसर है वो भी करेक्ट है। तो आपका जो आंसर रहेगा कंडक्टिंग गारंटी, मतलब जो भी आपकी गारंटी विच एक्सटेंड टू सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन तक लिमिटेड रहती है उसको कंडक्टिंग गारंटी बोला जाता है। ओके आगे चलते हैं। देन बिजनेस इथिक्स, बिजनेस इथिक्स क्या होता है? बिजनेस इथिक्स, ओके, बिजनेस इथिक्स का मतलब क्या होता है? जो भी आप बिजनेस इथिक्स करते हो वो डिटर्मिनेशन एक्सेप्टेबल कंडक्ट्स इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। देन सेक्शन 41 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का 41 अगर देखोगे तो वो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट के लिए डील करता है। इसको मैं सेव करता हूं, आगे लेके जाता हूं। अब मैं एक रिव्यू करने वाला हूं। यहां पर रिव्यू करने के लिए आपने जो भी सेलेक्ट किया था फर्स्ट वाला आंसर, उस पर क्लिक करने का और उसको रिव्यू करने का। देखो प्रेजेंटमेंट मतलब उसको बिल ऑफ एक्सचेंज जो भी होता है उसको हम प्रेजेंटमेंट कर सकते हैं, तो आपका आंसर ये सी करेक्ट है, ये आपने ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर, then agreement of sales, agreement, and in agreement to sell the buyer is entitled to recover the same from the official liquidator in case of insolvency of the seller। क्या बात करते हो सर? अगर इस सिचुएशन में सेल ऑफ गुड्स एक्ट देखोगे तो इस सिचुएशन में इन एग्रीमेंट, अगर आप देखोगे सेल्स ऑफ गुड्स, अनपेड सेलर के राइट्स में ये राइट नहीं आता है। वो राइट इन ट्रांजिट कर सकता है, राइट इन रिटेन ऑफ गुड्स कर सकता है, राइट वो अगेंस्ट रीसेल कर सकता है उस गुड को, ये राइट है अनपेड सेलर के, मगर वो डैमेज क्लेम नहीं कर सकता है। ये उसका क्या है, अगर वो लिक्विडेशन के पास भी गया तो वो भी डैमेज प्ले नहीं कर सकता है। तो ये आंसर जो रहेगा वो फॉल्स रहेगा, आपने ध्यान में रखना है। मैंने तीनों भी बता दिए आपको ऑप्शन। उसके बाद द टर्म एम्प्लॉयड पर्सन इंक्लूडिंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज एम्प्लॉयड पर्सन, जो टर्म है उसके एम्प्लॉयड पर्सन के इंक्लूडिंग द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज एम्प्लॉयड पर्सन, तो ये स्टेटमेंट ट्रू किया जाता है, क्योंकि जो भी एम्प्लॉयड पर्सन है उसके बिहाफ पर अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई वर्क कर रहा है तो उसको डिसीज एम्प्लॉयड भी कहा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। Payment of Gratuity Act 1972 applied to every shop and establishment employ 7 और more person। भैया ये ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल तभी होता है, कोई भी फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट है जहां पर वर्कर 10 और मोर वर्कर वर्क करते हैं तो उसको एप्लीकेबल होता है। सो आपका आंसर जो रहेगा वो फॉल्स रहेगा। चलो आगे फटाफट। नेक्स्ट, एनी मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस वुड बी अटैच द लायबिलिटी ऑन इश्यूअर्स। क्या बात करते हो? कोई भी आप अगर देखोगे, ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हो गया है, वहां पर एक प्रिंटर वगैरह का क्वेश्चन था लास्ट टेस्ट में। यहाँ पर जो भी प्रोस्पेक्टस आप इश्यू करते हो एज पर सेक्शन 35, 36, 34 आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जो इश्यूअर है यानी कि कंपनी है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो ये स्टेटमेंट जो रहेगा वो ट्रू रहेगा। आगे नेक्स्ट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ Kaizen is a particular popular theme। Continuous improvement और Kaizen is a popular theme। अगर एथिक्स में देखोगे तो ये continuous improvement और Kaizen is a popular theme मानी जाती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अगेन सेम 10 क्वेश्चन आपको रहेंगे।
ये 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, ये भी एक एक मार्क का क्वेश्चन रहेगा। मिसप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू सेम फैक्ट विच इज मटेरियल टू द, जो भी रहेगा मिसप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेटेड टू सम फैक्ट विच इज मटेरियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी मिसप्रेजेंटेशन यूज होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में होता है। तो इस सिचुएशन में आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो और उस सिचुएशन में मिसप्रेजेंटेशन करते हो तो उसको मटेरियलिटी माना जाता है। मटेरियलिटी मतलब सीधा डायरेक्टली वो अफेक्ट किसको करता है, एसेट को करता है, तो इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, चलो आगे। देन यहां पर LLP शॉल इन form the concern registered within dash of the date of registration about the conversion and particular of LLP। LLP को अगर हम देखेंगे, the LLP shall in the concern register within dash of the date of registration about the conversion and particulars of LLP। जो भी आपकी LLP एक्टिविटीज करते हैं कंसर्न विथ रजिस्ट्रार, उसको क्या करना चाहिए, 15 डेज में आरओसी को रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना चाहिए। जब भी वो कन्वर्जन का ड्राफ्ट करती है कि किसी कंपनी के साथ कन्वर्जन करना है, किसी LLP के साथ कन्वर्जन करना है, तो वो 15 डेज में आपको जो भी ड्राफ्ट है वो आरओसी से कंसर्न करना चाहिए। नेक्स्ट, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टैंडिंग कमिटी constituted under EIS Act shall be 2 years from the date on which his election। जो भी टर्म्स होगा, the terms of office of members of the standing committee constitute under EIS Act shall be 2 years from the date on which his election। कितना ईयर्स तक वो क्या कर सकते हैं हम इसको, अगर आप EIS Act देखोगे तो ये आपको नोटिफाइड करना पड़ेगा कि ये जो भी पर्सन है ये 2 इयर्स के लिए अपॉइंटेड किया गया है। तो यहां पर आपको 2 इयर्स के अपॉइंटेड के लिए उसको नोटिफाइड करना पड़ेगा ऑफिशियल गैजेट में। ओके, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ना तो स्टूडेंट डर जाते हैं, और इंटर लेवल पर पहले से ज्यादा क्वेश्चन है तो इसके लिए डिटेल में स्टडी करना चाहिए। सर आपने कितनी बार पढ़ा है? बेसिकली मैं CS एग्जीक्यूटिव में इसको बहुत बार पढ़ चुका हूँ, और लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल लॉ जब CS एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था तब मुझे वहां पर 65 समथिंग स्कोर आया था, बट स्टिल वो हो गया। उसके वजह से मैं इसको आराम से टैग कर सकता हूँ, अदरवाइज इस लेबर लॉ को रिवीजन करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं एग्जीक्यूटिव की बात करता हूँ तो तब वहाँ पर अराउंड 28 लॉ थे एग्जीक्यूटिव लेवल पर। अभी तो फाइन प्रोफेशनल चल रहा है, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट स्टिल उसके वजह से ये थोड़ा सा ये कीवर्ड्स ये जो है इंपॉर्टेंट डिस्कशन में आपसे कर सकता हूँ, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं होता है। आपका क्वेश्चन आएगा आप CS हो क्या, आप CA में हो क्या? यस, डेफिनेटली मैं बन जाऊंगा जल्दी CA में CS, सो डोंट वरी अबाउट इट। जल्दी आपको प्रॉपर वे में क्लास कंडक्ट करने की कोशिश करूंगा। चलो, द रजिस्टर ऑफिस शॉल बी ओपन विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डैश ऑफ कंपनी। कब आपको रजिस्टर ऑफिस ये करना पड़ता है? जब भी आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो तो आपको विद इन 15 डेज में आपको रजिस्टर ऑफिस का क्या करना पड़ता है? इनकॉर्पोरेशन के बाद आपको रजिस्टर ऑफिस का डिटेल जो है रजिस्टर ऑफिस का ROC के साथ शेयर करना होता है। ये आपने ध्यान में रखना है। कितने? इनकॉर्पोरेशन के बाद। सर कमेंसमेंट बिजनेस अलग होता है, इनकॉर्पोरेशन अलग होता है, आपको यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन के बाद ही बोला गया है। A company shall send a copy of each of the documents such as memorandum etc to a member within dash day of the request made by him। कब ये कर सकते हैं? A company shall send a copy of each document such as memorandum etc to a member within dash days of the request made by him। कब ये शेयर कर सकते हैं? जब भी थोड़ा सा पढ़ो इसको, कब शेयर कर सकते हैं? 3 days, 7 days, 10 days, 15 days। A copy shall be sent of each of document such as memorandum to member within 7 days of the request made by him। अगर आपके मेंबर ने रिक्वेस्ट किया तो आपको 7 डेज में क्या करना पड़ता है? मेमोरेंडम की कॉपीज आपको शेयर करनी पड़ती है। गाइज आपको लग रहा होगा रिवीजन करो या कैसे करो, गाइज जब तक आप प्रिपेयर नहीं करोगे, जब तक आप प्रॉपर में अपने आप को समझ नहीं लोगे, अपनी स्ट्रेंथ को समझ नहीं लोगे, तब तक
आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। सभी डिफिकल्टी लाइफ में, सबके डिफिकल्टी है, सबके लाइफ में टेंशन है, बट स्टिल इतना भी टेंशन आपकी लाइफ में भारी नहीं होना चाहिए कि आपके करियर से ज़्यादा उसका बर्डन आपके माइंड में नहीं बैठना चाहिए। गाइज प्रोफेशनल लाइफ है, लाइफ टाइम तक टेंशन रहना चाहिए। टेंशन को अवॉइड करना और टेंशन को लेना, दोनों चीज़ें आपके हाथ में। देखो यार, जो भी टेंशन लेगा वो टेंशन लेते ही बैठेगा। आज 2020 चल रहा है, 2024 तक ही वही बैठेगा। जो टेंशन ले लेगा वो 24 तक अपनी लाइफ को अलग वे में सेट करता हुआ दिखेगा। सो गाइज दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऐसा नहीं है कि आप देखो, कोई भी, किसी को भी पता नहीं होता है कि उसके लाइफ में क्या होने वाला है, बट हर एक को पता होता है कि वो चैलेंजेस एक्सेप्ट कर सकता है। अगर वो चैलेंजेस एक्सेप्ट कर सकता है तो कोई ना कोई तो लाइफ में एक मोमेंटम आ जाएगा जो आपको प्रॉपर वे में क्या करेगा, आगे लेके जाएगा। सो गाइस यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना यार क्या होगा कैसे होगा। देखो अपने से जितना होता है ना, सीरियसली सिंसियरली एफर्ट्स लेते रहो, बाकी छोड़ दो भगवान के भरोसे। कुछ भी नहीं होगा एक्स्ट्रा, आज भी जिंदा है कल भी जिंदा रहेंगे, आज भी सांस चल रही है कल भी चलेंगे, तो क्या टेंशन लेने का। बस एक टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ में कि वो आपको क्या करना है, ट्रिगर करना है, उस पर आपको क्या करना है, अपने आप को चेंज करना है। वही टर्निंग पॉइंट हमारा एग्जाम है। बाकी तो नॉर्मल वे में गाने सुनो, मूवी देखो या एंजॉय करो या कुछ भी करो, आपको तो कोई बोलने वाला है। बस यहाँ पर 100% आपका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए स्टडी पर। जब तक आपका कॉन्सेंट्रेशन स्टडी पर नहीं होगा तब तक आपको ये नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ आपके लिए इंपॉर्टेंट कितनी है। गाइस जब तक आपको ये नहीं रियलाइज होगा, आप जब कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट करोगे ना, सच्ची में आज मेरे लाइफ में ये है कि आज मैं एक भी दिन ऐसा नहीं रहता है कि मैं 2 या 3 वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। आज मैं मेरे मॉर्निंग से लेकर इवनिंग 1 PM तक, रात को 1 PM तक मेरी कंटिन्यूअस एक्टिविटी चलती है, रिसर्च करना, स्टडी करना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी लाइफ लाइन जो बनी यही लाइफ लाइन है, मेरा यही गोल है, मेरा यही टारगेट है, और मुझे पता है कि मैं एक ना एक दिन डिग्री लेकर बैठने वाला हूँ, तो मुझे क्यों टेंशन लेने का उन चीज़ों का। CMA CS ये तीनों भी आने वाली है। सो आपको उसके लिए टेंशन लेना, लेके जीना है या अपने आप को आगे लेके जाना है, दैट्स इन योर हैंड्स। सो कुछ भी ये नहीं है कि लाइफ को आप किस तरह से एंगल चेंज करते हो लाइफ की, ये डिपेंड आप पर है। सर मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, लिटरली लाइफ में कुछ भी आपके पास नहीं है। आपको सब क्रिएट करना होगा, आपको सब आपके लाइफ में इंटर करना होगा। वो एंट्री पॉइंट कहाँ पर है ये आपको फाइंड आउट करने के लिए आपको स्टडी करनी होगी और आपको रिजल्ट लाना होगा, दैट्स इट। इससे अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। अपने लिए जियो यार, अपना टाइम है, अपना करियर है और अपना लाइफ है, ये सोचकर जियो, ये समझकर जियो, आप सब कुछ जियो। नहीं मेरा फ्रेंड ना, गाइस एक मोमेंट ऐसा आएगा ना, आपको फ्रेंड भी छोड़कर चले जाएंगे। उस मोमेंट में आपको पता चलेगा कि यार लाइफ में कब मैंने मेरे इस फ्रेंड के साथ, जो मेरा करियर है, इस फ्रेंड के साथ टाइम बिताया होता तो आज मैं अलग लेवल पर होता। सो ये बहुत मैटर करता है। हर एक की लाइफ में एक टाइम होता है और वो टाइम को यूटिलाइज करना और उसके साथ आगे लेके जाना, ये बहुत मायने रखता है। सो गाइस मैं यही एक्सपेक्टेशन करूंगा कि आप अच्छे से प्रिपेयर करके जो भी रिजल्ट हो यार, रिजल्ट के बारे में सोचो मत यार, एटलीस्ट आपको नॉलेज तो मिल रहा है, डे बाय डे आप इंक्रीज तो कर रहे हो अपने परफॉर्मेंस को, डे बाय डे आप कुछ ना कुछ तो नया सीख रहे हो, डे बाय डे अपने आप को चेंज कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो। ये दिस इज योर सक्सेस लाइन। तो ये सक्सेस लाइन एक एक दिन में लेकर अपने साथ जुड़ती है। सो मैं ना आज ही सक्सेसफुल, अरे यार नहीं होगा। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरी देखोगे, इवन महात्मा गांधी 10 ईयर स्ट्रगल इन अफ्रीका, देन उसके बाद वो इंडिया में आए, उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया फ्रीडम फाइट। सो हर एक की लाइफ में चैलेंजेस थे, हर एक की लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम थे, हर एक की लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली है प्रॉब्लम रहेंगे ना। फैमिली हैप्पीनेस भी देती है, फैमिली वहां पर जब हैप्पीनेस फैमिली दे सकती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आपको एक्सेप्ट करना है ना। सो उस सिचुएशन में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट रखो और स्माइल करते रहो, जो भी होगा बस ऐसे रहो पत्थर की तरह। जब तक करियर नहीं बनता है ना आपका, ऐसा पत्थर की तरह रहो कि ये पत्थर कभी पिघल ना जाए। चाहे बरसात हो, चाहे धूप आए या चाहे हवा की कितनी भी ज्यादा झोंके आए, तभी भी आपने क्या नहीं करना है, अपने आप को चट्टान बनाना है यार। कुछ भी हो जाए मैं इधर से हिलूंगा नहीं, ये अपना लाइफ है, अपन को छोड़ना नहीं, इसको कंप्लीट करके दम लेना है बस, दैट्स इट, नथिंग इंपॉर्टेंट इन माय लाइफ। सो आपको ये ध्यान में रखना है और सबसे ज्यादा खतरनाक आपको बनना है।
खतरनाक इन द सेंस किसी को काटना नहीं, आपकी करियर के लिए बनना है, करियर के बारे में सोचना है और पूरा कॉन्सेंट्रेट करो। आराम से डेली शेड्यूल बनाओ, मॉर्निंग में टाइम मिलेगा 6 AM के साथ अपनी लाइफ रूटीन चालू करो, रात को आराम से डेली रूटीन सेट करके बंद करो, ताकि आप भी अपने लाइफ को रियलाइज कर सके, अपने लाइफ के जीने का अंदाज आप डिसाइड कर सके। चलो ठीक है, इतना काफ़ी है आज के लिए। मोटिवेशन क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मिस्टर पी एंड मिस्टर क्यू बीट्स अस टू वेदर देयर वुड बी रेन ऑन of particular days on December. Mr. P promised to pay, promise किया ₹5,000 to Q if there is a rain on that day. Mr. Q promised to equal amount to Mr. P if there is no rain on the day. Suppose there is no rain on that day, specific day on December, and Mr. Q filed to suit recovery of ₹5,000 from P. Which of the following statement is not correct under Indian Contract Act? ये स्टेटमेंट जो होता है, ये स्टेटमेंट आपको पता है, ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट कंसीडर की जाती है, सॉरी बीट कंसीडर किया जाता है। इसमें ये जो भी एग्रीमेंट होती है, आपको ये एग्रीमेंट में आपको कोई भी इस तरह से अगर हम देखें तो इसके कोई भी मायने नहीं रखे जाते। सो ये जो भी एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट में आप कोई भी अमाउंट नहीं रिकवर कर सकते। द एग्रीमेंट बिटवीन पी एंड क्यू इज ऑफ वेगरिंग नेचर एग्रीमेंट बिटवीन पी एंड क्यू वॉइड बिल्कुल है। देन कैन रिकवर, ये जो ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। मिस्टर क्यू कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ ₹5,000 फ्रॉम मिस्टर पी। यहां पर आपका आंसर क्या रहने वाला है? ये रहने वाला है सी। चलो आगे, समझ में आया क्वेश्चन? यार नेट स्लो हो गया शायद, हम रुक गए इसलिए नेट स्लो हो गया। देखो आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इसमें से? आप देखो देखो क्लेम ऑफ नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। देखो नेसेसरी यानी कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए जाते, 68 सेक्शन डील करता है उसको, तो उसको पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरी में वैलिड माना जाता है। देन रिम्बर्समेंट्स पर्सन पेइंग मनी बाय अनदर इन पेमेंट विच ही इज इंटरेस्टेड, ये भी माना जाता है। देन रिम्बर्समेंट मतलब जो भी आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो भी आपका चेक वगैरह है, उसको रिम्बर्स करना, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट का टाइम माना जाता है। अनसर्टनिटी एंड फ्यूचरिटी ऑफ द इवेंट टू विच इट इज रिलेटेड, ये अनसर्टनिटी और फ्यूचरिटी पर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए हुई होते हैं, वो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर ये आंसर आपका जो रहेगा सी रहेगा, क्योंकि ये नेचर टाइप्स का ये नहीं है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर्स ऑफ गुड्स, ये भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का टाइप्स रहता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ये कॉन्टिंजेंसी कॉन्ट्रैक्ट का ये है, तो आपका आंसर सी रहेगा। बाकी सब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल। चलो आगे क्वेश्चन 2 आ रहा है, चूज द करेक्ट गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? देखो बताओ मुझे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। देखो मिस्टर ए फाइंड बी प्यूअर्स एंड गिव टू हिम B promised to give him ₹1,000. Mr. A, B is poor and give it to him. B is promised to give him ₹1,000. A promised for no consideration to give ₹10,000. A agreed to sell a horse worth ₹1,000 for ₹10, and A support B in fund son. B promised to pay A's expenses so doing. ये भी कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया जाता है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया जाता है। और जो आपका 1,000 वाला है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कंसिडर। ए फाइंड पुअर्स, ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट कंसिडर किए जाते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना। यहाँ पर देखो ए प्रॉमिस फॉर नो कंसिडरेशन टू गिव ₹10,000, यहाँ पर ये कोई किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है, आपने ध्यान में रखना है। ओके
ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं इंटर लेवल पर, तो देखते हैं। इन केस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन वेयर द प्रॉमिसर डाइज बिफोर द परफॉर्मेंस, जब भी प्रॉमिसर का डेथ होता है उस सिचुएशन में क्या होता है, देखो क्वेश्चन समझ लेना। In case of contractual obligation where the promisor died before the performance, the legal representative of promisor must perform the promise. Okay, the legal representative of promisor must perform the promise provided it's not on depend upon the personal qualification of the promisor. The legal representative may not be performed and legal representative are not liable to pay damage for performance of the promise. यहाँ पर आंसर क्या रहने वाला है आपका, आंसर रहने वाला है डी, जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा आर नॉट लेबल टू पे डैमेज फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। ओके, तो आपका आंसर यहां पर इन केस कॉन्ट्रेक्चुअल एब्लिगेशन वेयर द प्रॉमिसर डाई बिफोर द परफॉर्मेंस, अगर प्रॉमिसर डाई होता है बिफोर परफॉर्मेंस तो उस सिचुएशन में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कोई भी इस तरह से डैमेज पे करने की जरूरत नहीं, वो उस परफॉर्म्स कर सकता है नहीं कर सकता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डिसाइड करना। देन वेयर द इंडोर्सर डज नॉट वांट दैट द इंडोसी और एनी अदर होल्डर टू इनकर एनी एक्सपेंसेस ऑन हिज अकाउंट इज कॉल्ड एज, ये इस टाइप्स के कॉन्टेक्ट जो भी इस टाइप्स के कॉन्टेक्ट ये फ्रॉड वगैरह के केस में सन्स फेयर एंडोर्समेंट यूज किया जाता है, जहां पर कोई भी एक्सपेंडिचर्स आप होल्डर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये आंसर आपका बी रहेगा। यहां पर फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स, अगर हम बात करेंगे डिसएडवांटेज, थ्रू इंक्रीजिंग मॉरल एंड ट्रस्ट बिजनेस कैन इंक्रीज देयर मार्केट शेयर, पब्लिसिटी ड्यू टू वेल एंड एथिकल परफॉर्मेंस, ये भी है, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी बाय द पब्लिक, ये भी है, डाइवर्सिटी इन अचीवमेंट्स, ये भी ये आपका क्या होगा डिसएडवांटेज हो गया। आपने इथिक्स सेट किया तो डाइवर्सिटी इन अचीवमेंट्स आपका डिसएडवांटेज हो सकता है, बाकी एडवांटेजेस है। ओके, देन वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर, ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है, टू द बायर एंड ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम द बायर इज नॉट बाउंड टू, बायर नॉट बाउंड टू मतलब क्या होगा, देखो लॉक आफ्टर द गुड्स ये कर सकता है, रिटर्न देम टू सेलर, उसके बाद स्टोर देम इन हिज गोडाउन स्टोर भी कर सकता है, रिटर्न देम विथ हिम, जो भी बायर है वो क्या कर सकता है यहाँ पर रिटर्न देम टू सेलर, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब भी वेयर बायर इज रिपोर्ट, बायर खुद भैया तू गुड्स शेयर मत कर ले मेरे को कुछ भी जरूरत नहीं, तो उस सिचुएशन में एज अ बायर मैं उसको रिटर्न करूंगा क्या सेलर को, नहीं करूंगा, मेरी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर नहीं है, तो इस सिचुएशन में रिटर्न देम टू सेलर ये मेरी यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। देन अरुण थ्रेटन टू किडनैप बीनू डॉटर्स इफ शी डज नॉट सेल हर हाउस वर्थ ₹90 लाख टू हर फॉर ₹20 लाख, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड ड्यू टू, अगर हम बात करेंगे अरुण थ्रेटन की तो इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट आप क्या कर रहे हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आप किसी को एब्सेंट ऑफ फ्री कंसेंट माना जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करते समय आपको फ्री कंसेंट होनी चाहिए, तो यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आप डोमिनेंट पोजीशन का यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर जो भी आपका एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट मायने करता है, क्योंकि यहाँ पर आप थ्रेट कर रहे हो किसी को, आप धमका रहे हो किसी को, तो ये एब्सेंट ऑफ फ्री कंसेंट माना जाता है। Then which of the following is are not right of outgoing partners, जो भी आपका outgoing partners हैं उसको क्या राइट नहीं मिलते हैं, तो आपने ध्यान में रखना है जो भी आपका पार्टनर्स होता है आउटगोइंग पार्टनर्स वो यूज ऑफ द नेम यूज नहीं कर सकता है फर्म का, देन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज ए कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ द फर्म, वो रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकता है, देन सोलिसिट द कस्टमर के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन या डील नहीं कर सकता पर्सन हु वे आर डीलिंग विद द फर्म बिफोर द सीज टू बी अ पार्टनर, तो ये ऑल ऑफ द अबोव रहेंगे यहाँ पर आंसर आपके। चलो आगे, then which of the following is not to be taken care while admitting a new partner, देखो आप जब न्यू पार्टनर को एडमिटिंग करते हो तो उस सिचुएशन में आपका रेशियो भी देखा जाएगा, गुडविल भी देखा जाएगा, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखा नहीं जाएगा जब भी आप पार्टनरशिप फर्म में
इंटर करते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वैलिड मीडियम ऑफ सेंडिंग नोटिस टू ऑल शेयर होल्डर। क्या वैलिड मीडियम नहीं रहेगा आपका नोटिस से? भैया हम ना न्यूज़पेपर में छाप देते हैं, टाटा कंपनी की जनरल मीटिंग है, सब आओ जाओ खाना खाओ, रतन टाटा की 18वां बर्थडे है, ऐसा पब्लिक अनाउंसमेंट दे सकते क्या? उसके वजह से हमने नहीं यार, जो भी आपके मेंबर्स है उसको स्पीड पोस्ट से रजिस्टर पोस्ट से आप ही नोट शेयर कर सकते हो एज पर सेक्शन 101 के अकॉर्डिंग। थ्रू पब्लिक एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हो, कुरियर कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा, ये आपने ध्यान में रखना है। देन यहां पर आगे अ कंपनी कैन नॉट रिमूव डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय। जो भी कंपनी होती है वो डायरेक्टर रिमूव नहीं कर सकती है। अगर एनुअल जनरल मीटिंग में आपने डायरेक्टर अपॉइंट किया तो उसको एनुअल जनरल मीटिंग के थ्रू रिमूव किया जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग से ही आप डायरेक्टर रिमूव कर सकते हो इन सर्टेन अनसर्टेनिटी केस। बाय प्रमोटर भी है, प्रमोटर ने डायरेक्टर अपॉइंट किया तो भी आप रिमूव कर सकते हो, मगर बाय ट्रिब्यूनल ने जो डायरेक्टर अपॉइंट किया उसको रिमूव करना आपके हाथों में नहीं होता है भैया। लास्ट बीट आ रहा है आज के एग्जाम का, 4 क्वेश्चन बाकी है। लैटिन मैक्सिमम नेमो डेट कोड नॉन हैबिट मीन्स, ये क्या होता है? जिसके पास टाइटल नहीं होता है। नो मैन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हैज, ये आपका आंसर रहेगा। ये लैटिन टर्म भी आता है आपके एग्जाम में, इसको भी ध्यान में रखना है। देन यहां पर वैल्यू चेन एज अ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर एनालाइज ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाज प्रमोटेड बाय, ये कॉम्पिटिटर ये पीटर डकर ने प्रमोट किया है, ये आपने ध्यान सॉरी मिचेल पोर्टर ने प्रमोट किया है, ये आपने ध्यान में रखना है। ये आंसर रहेगा आपका बी। उसके बाद अनुषा एंड सरिता फॉर्म अ पार्टनरशिप टू अंडरटेक अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली। दिस पार्टनरशिप इज कॉल्ड, जो भी कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स के लिए ये कर रहे हैं, ये पार्टनरशिप को आपको पर्टिकुलर पर्पज के लिए आप पार्टनरशिप बना रहे हो तो ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप मानी जाएगी, ये आपने ध्यान में रखना है। ओके, लास्ट वन, मॉरल जजमेंट रिक्वायर्स इथिक्स। मॉरल जजमेंट किसके लिए होते हैं? जो भी मॉरल जजमेंट रिक्वायर्स फॉर किसके लिए होती है? आपके लीडरशिप के लिए यूज की जाती है, यह आपने ध्यान में रखना है। यहां पर आपका जो आंसर है टेस्ट के खत्म हो चुके हैं, यानी कि जो भी टेस्ट 6 है आज हम अपलोड कर रहे हैं, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। चलो गाइस, आज के लिए इतना काफी करते हैं, स्टडी करो और आराम से जो भी डाउट है वो डिस्कस करो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।